हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं धातु अधातुओं के गुणों के गुण यानी कि धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको यानी कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में बताया था और वहाँ पर हमने अच्छी तरीके से क्लियर किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं वो हम बात करेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। और इससे मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर जो क्लासें चल रही हैं यानी कि एनसीईआरटी की हाई स्कूल की जो बुक है उसमें तीसरे नंबर का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले मैं आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर तरीके से करा चुका हूँ। आप मेरे प्ले लिस्ट में जा करके आप उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने हेडिंग ली है यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, ये रासायनिक गुणधर्म है। यहाँ पर हम रासायनिक गुणधर्मों को समझेंगे धातु और अधातुओं के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए मैं परिभाषा में कुछ दिया हुआ है, जैसे धातुओं के रासायनिक गुण धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारी जितनी भी धातु होती हैं वो धातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है, धातुएं यानी कि देख रहे हैं ना, धातुएं जो हैं धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, जो हमारी ऑलरेडी प्रकृति में ऑक्सीजन जो फैली हुई है उसकी उपस्थिति में आप क्या कराएं, धातु की अभिक्रिया कराएं। आप ऐसे कह सकते हैं, हम धातु को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वहां पर आपके लिए उत्पाद में क्या मिलता है, धातु ऑक्साइड बनाती है। मतलब धातु के ऊपर जो है एक काली परत चढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि जब कोई हमारे पास एक धातु की कोई भी वस्तु है, जब आप उसे गर्म करेंगे तो वहां पर एक परत बन जाएगी। वो परत किसके कारण बनती है, वो एक ऑक्सीजन के कारण बनती है। किसके कारण, O2 के कारण बनती है कि ऑक्सीजन हमारी वायु में मिल जाती है। इसके यानी कि इसकी उपस्थिति में जब हम धातु को गर्म करते हैं उसके ऊपर एक परत बन जाती है, उसी को बोलते हैं कि धातु ऑक्साइड बना रही है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने दे रखा है, जब धातु को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो बनाती है धातु ऑक्साइड। ठीक है, और बेस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपकी बुक के हिसाब से मैंने आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर एल्यूमिनियम लिया है, दूसरा है O2 यानी कि वो चीज, यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एक धातु है और ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैं क्या कराऊंगा, इसको रिएक्ट कराऊंगा, इसको गर्म करूंगा। ठीक है, गर्म करूंगा और गर्म करने के बाद हमें क्या बनेगा, Al2O3 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से Al2O3 बनेगा। मतलब ये यहाँ पर जो धातु के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। यानी कि वही जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के ऊपर होगी एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये धातुओं की जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। इसी प्रकार से एक सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे देखो एक कॉपर है यहाँ पर। ठीक है, कॉपर देखिए, कॉपर की अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब ये इसको बैलेंस तो आप सभी करना जानते हैं, फिर भी मैंने इस अभिक्रियाओं को बैलेंस कर दिया है। आप और अच्छी तरीके से इसको एक बार और देख लेना। ठीक है, और देखो ये आप ध्यान रखना इस चीज का अच्छी तरीके से, जब कोई धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड बनाती है तो वो किस प्रकृति की होती है, वो क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं उभयधर्मी। सेकेंड पॉइंट है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, देखो उभयधर्मी की ऑक्साइड की परिभाषा की अगर बात करें तो देखिए कैसे उभयधर्मी हम किसको बोलते हैं। इसमें बहुत मजेदारी की चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि उभयधर्मी क्या होते हैं और उभयधर्मी को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। तो कुछ परिभाषा हमारे लिए बोल रही है, हेडिंग लगा लीजिए उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, परिभाषा में देखते हैं, ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाए, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, यानी कि ऐसी धातु ऑक्साइड, मैं धातु सिर्फ ओनली सिंपल धातु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धातु ऑक्साइडों की बात कर रहा हूँ। साथ में कैसा होना चाहिए, ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड होनी चाहिए हमारी। ठीक है, ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके एक तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, ये आप बुक पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखना। ठीक है, उदाहरण के लिए
आपके लिए ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइड आपको लेके आने, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो इनमें मजे की कहानी सबसे बढ़िया क्या होगी, तो देखिए मैं रिएक्शन के हिसाब से, अभिक्रिया के हिसाब से समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए Al2O3 मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, Al2O3 मैंने ये इस तरीके से ले लिया है, प्लस और आप क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे अम्लों के साथ, ठीक है। किसकी, ये क्या है, एक धातु ऑक्साइड है, ठीक है, ये धातु ऑक्साइड है और इसकी अभिक्रिया में किसके साथ कराऊंगा, अम्ल के साथ कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये अभी किसमें, क्षारक है, ठीक है, जो हमारा धातु ऑक्साइड है ये क्या है, क्षारक, मैंने आपको बताया क्षारक है, ठीक है, और यहाँ पर HCl ये अम्ल है, ठीक है। अब देखिए इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, इसकी अभिक्रिया में लवण बनेगा, एक तो AlCl3 यानी कि जो हमारा AlCl3 एक लवण बन गया और हमारा बन गया जल। और यही चीज़ मैंने आपके लिए बताई है ऊपर परिभाषा के अंदर कि भैया धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण तथा जल बनाती हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी मतलब मजे की बात तो इसके अंदर ये है कि आप नेक्स्ट एक और रिएक्शन के हिसाब से अगर देखें, देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में आपके लिए क्या दे रखा है, देखिए सेकंड एग्जाम्पल है आपके लिए ये, देखो अभी आपने ये वाला एग्जाम्पल देख लिया, अब इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर देखिए Al2O3 फिर दोबारा से मैंने आपके ले लिया और एक मैंने क्षार ले लिया। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, आप नोटिस करो कि पहले वाली अभिक्रिया में ये जो मैंने अभिक्रिया आपके लिए कराई है, यहाँ पर ये किसका कार्य कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड काम कर रहा है, क्षारक का, बिल्कुल ठीक है, और मैंने इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई है, ठीक है। अब हम इसी की अभिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया एक क्षारक के साथ कराते हैं, तब कि ये तो पहले से ही क्षारक है हमारा, ये जो है हमारा पहले से ही क्षारक है, इसको मैंने यहाँ पर नीचे वाली रिएक्शन सेकंड वाली रिएक्शन में देखोगे तो मैंने अम्ल दिखा दिया है, ठीक है, और क्षारक मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग से ले लिया है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये ऊपर क्षारक का काम कर रहा है, पहले वाली रिएक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर क्षारक लगा हुआ है, उसी फॉर्मूले का नाम, ठीक है, उसी फॉर्मूले के बारे में बताया, ये क्षारक है। और सेकंड एग्जांपल में आपके लिए इसको क्या बता रहा हूँ, अम्ल बता रहा हूँ, और जबकि इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करा रहा हूँ, क्षार के साथ, यानी कि क्षारक के साथ करा रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मैं आपको बता दूं, उभयधर्मी हम उनको बोलते हैं वो क्षारक का काम भी करते हैं और अम्ल का भी काम करते हैं। जैसे कि पहले वाली अभिक्रिया में यहाँ पर जो काम किया है, यहाँ पर काम कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसका, क्षारक का, और सेकंड वाली अभिक्रिया में देखेंगे तो यहाँ पर काम करेगा किसका, अम्ल का। मतलब जो यौगिक यानी कि जो सूत्र हैं, पदार्थ जो बने हुए हैं वो दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान है, मगर ये हम देखो उभयधर्मी ऑक्साइड उन्हीं को बोलते हैं जो यहाँ पर अम्ल का भी काम करते और क्षारक का भी काम करते हैं। इसमें ये मुख्य बात है, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन में मैंने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई है इसकी, और दूसरी कंडीशन में मैं इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया कराता हूँ। तो देखिए क्या बनाता है यहाँ पर बनाएगा, देखिए ये देखो ये बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और आपका जल बनाता है। तो वो चीज़ आ गई जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि यानी कि जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर लवण क्या बना हुआ है, हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, देखिए ये पॉइंट मैंने आपका ले रखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकांश धातु जो होती हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल में अघुलनशील हैं। मतलब ये धातु ऑक्साइड, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं लगभग वो जल में नहीं घुल सकते, लेकिन जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या प्रदान करते हैं हमें, यानी कि धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं। ये देखिए मैंने एग्जांपल में ले लिया है ना, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, कह सकते हैं हम क्षार उत्पन्न करते हैं। और आप सभी जानते हो जब धातुओं के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो वो कैसी प्रकृति के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़े। देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये बोला गया है कि यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल देखें कि सोडियम ऑक्साइड है, दोनों वही मैंने एग्जांपल उठाए आपके जो आपको दे रखे हैं, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। इनकी अभिक्रिया में किसके साथ करा रहा हूँ, जल के साथ करा रहा हूँ, और जल के साथ दोनों की अभिक्रिया देखिए किस प्रकार से होगी। देखिए दोनों ही कैसे हैं, क्षार हैं, ये भी क्षार है और आपका ये भी क्षार है, दोनों कैसे हैं, ये दोनों क्षार हैं, ठीक है। अब देखिए पहले वाली की अभिक्रिया देखें, सोडियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ओनली क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। बैलेंस आप खुद कर लेना इसको। और सेकंड वाले में देखो क्या बनाएगा, KOH बनाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से हमें
रिएक्शन आपको करनी है इस तरीके से, ठीक है। अब इसका तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है हमारा, तो देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरे पॉइंट में आप ये जानेंगे कि धातुओं, जो धातु है ना हमारे, धातुओं की ऑक्सीजन से अवक्रियाशीलता देखेंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है ये है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो धातु हैं उन धातुओं की ऑक्सीजन से उनकी क्रियाशीलता हम देखते हैं किस किस प्रकार से होती है। तो नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं कौन कौन सी आपकी बात कर रहा है। एक तो सोडियम की बात कर रहा है यानी कि Na की बात कर रहा है, और आपकी एक बात कर रहा है पोटेशियम की बात कर रहा है, K की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुओं को केरोसिन, देख केरोसिन का एक तेल होता है, ठीक है, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धातुएं ऑक्सीजन से बाहर तेजी से अवक्रिया करती हैं, खुले में रखने पर क्या करती हैं, आग पकड़ लेती हैं। देखो आ गया ना, इसी में आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सोडियम और पोटेशियम जो धातु होती है उनके लिए, उनको शेप रखने के लिए क्या करते हैं, एक केरोसिन का तेल मतलब ये पात्र के अंदर भर देते हैं और उसके अंदर डुबोकर रखा जाता है इनको। कारण ये है कि इसलिए इनको रखा जाता है क्योंकि इनको अगर बाहर निकाला जाए तो हमारी वायु में जो ऑक्सीजन होती है उस वायु से बहुत ज़्यादा तेजी से, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी से क्या करती हैं, अवक्रिया कर लेती हैं। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अवक्रिया तो करेंगी और इसको खुला रख दें, यानी कि बाहर अगर खुला रख दें, खुला छोड़ दें तो फटाक से नहीं, यानी फट से एकदम क्या पकड़ेंगी, आग पकड़ लेती हैं। इनके अंदर मुख्य पॉइंट ये था, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट में हमारा बोल रहा है, यहाँ देखिए इसको सेकंड पॉइंट, सामान्य ताप पर यानी कि न तेज न ज़्यादा, ठीक है, न ज़्यादा कम और न ज़्यादा तेज, यानी कि सामान्य ताप पर एक तो मैग्नीशियम धातु होगी, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी, यानी कि और ऐसी बहुत सारी धातु, ठीक है। यानी कि हम एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए बताएं यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड यानी कि पीबी आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। और ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये कहा गया है कि जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, पीबी मतलब लेड है, ऐसी धातुओं को और ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं, ऐसी धातुओं को अब जब ऑक्सीजन की यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, इसको इन धातुओं को खुले में अगर रखें तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है उन धातुओं के ऊपर, उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, उन्हीं को बोलते हैं हम, जैसे धातु ऑक्साइड करते हैं ना, तो धातु ऑक्सीजन की एक परत चढ़ गई, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया करके उनके ऊपर लेयर बन जाती है, ठीक है। और वो परत किसकी कहलाती है, ऑक्साइड की परत कहलाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको लिए बता दूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धातु है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ये हमारे पास एक धातु हो गई, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास एक धातु की छड़ है। इस धातु की छड़ को आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम की है, ठीक है, Mg यानी कि मैग्नीशियम की है, ठीक है। मैग्नीशियम की एक छड़ है, इसको आप खुले में छोड़ देते हैं। खुले में छोड़ने के बाद इस पर क्या होगा, इस पर मतलब थोड़ी सी एक परत सी जम जाएगी, हल्की हल्की ऑक्सीजन की एक परत सी जम जाती है, ऐसे करके ऊपर से ऐसे करके परत सी जम जाती है, ठीक है, ऐसे करके नहीं, ऊपर से इसमें परत जम जाती है। इस एक छड़ के ऊपर जब परत जम जाएगी तो वहां पर होगा क्या, देखो पहली बात तो ये परत चढ़ गई, हमें पता चल गया क्या बन गया, ये धातु ऑक्साइड बन गया, ये ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर इससे आगे जब क्या होगा, देखो ये खराब नहीं होगी, इसके ऊपर लेयर बन चुकी है, ऑक्सीजन की लेयर बन चुकी है, उसके कारण अब ये सेफ हो गई है क्योंकि उसके ऊपर एक परत बन गई। अब भीतर एल्यूमिनियम खाएं भीतर की साइड में, यानी कि एक परत के भीतर है, अब इस पर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी असर, किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर बन चुकी है, एक परत बन चुकी है, इससे सुरक्षित रहती है। और अब यानी कि परिभाषा में आपके लिए यही बताया गया है कि सामान्य ताप पर जो न ज़्यादा तेज तापमान हो और न ज़्यादा कम हो, ठीक है। जब हम सामान्य ताप पर धातुओं को यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी यानी कि ऐसी धातुओं आदि जैसी धातुओं की सतह पर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है, और ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, ठीक है। आ गया होगा आपको क्लियरली, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। फिर से और एक बार और समझ लेते हैं कि जब हम खुले में धातुओं को छोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उन धातुओं के ऊपर एक ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकृत यानी कि एक ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है जिसे हम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं।
अब मैं आपके लिए बता दूं कि जब अब आपको यहाँ पर परत चढ़ानी हो और परत चढ़नी होगी, ठीक है, जो हमारी छड़ है, अब हमें पता चल गया कि इस पर कोई भी प्रकार से हमारी छड़ पर इस पर परत नहीं चढ़ेगी, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आप सेकंड पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूर डालने पर वह तेजी से जलने लगता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर यह बोला गया है कि जो हमारा आयरन होता है, लोहा होता है, लोहे को हम दहन करें, मतलब उसको जलाने का प्रयास करें, तो वो क्या करेगा, जलेगा नहीं, ठीक है। वो उसका दहन नहीं होता है, जलता नहीं है। लेकिन इसमें ये बात बताइए कि जब बर्नर होते हैं ना, आप सुनार की दुकान पे जाइए, वहाँ पर इस प्रकार आपको जिसमें से आग निकलती है उनको हम बर्नर बोलते हैं। बर्नर की ज्वाला, जो आग की ज्वाला होती है ना, ज्वाला जो बनी होती है, ज्वाला में लोहे का चूड़ मतलब महीन जो चूरन सा होता है ना, पिसा हुआ सा आपको दिखने लगेगा मट्टी की तरह ना, काला काला पदार्थ सा होता है, वो चूरन का लोहा अगर उस बर्नर के ऊपर आप डालते हो तो वो तेजी से क्या करता है, आग पकड़ता है। आपने देखा होगा इस प्रक्रिया को ज़्यादातर तांत्रिक लोग करते हैं ना, कहते हैं ना ओम क्लीम ब्लीम भं स्वाहा, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसी प्रक्रियाओं को तांत्रिक ज़्यादा यूज करते हैं। वहाँ पर जो एकदम तेजी से आग बढ़ती है वो इसी के कारण बढ़ती है कि जैसे कि हम लोहे का दहन तो कर नहीं सकते, यानी कि धातु कैसी होती है, ठोस होती है, और डायरेक्टली आप धातु को लेकर के आइए उसका दहन नहीं होगा, मगर उस धातु का चूर्ण होगा। जैसे आयरन का अगर आपके पास चूड़ है वो बर्नर के ऊपर डालते हो तो भक्क से आपके लिए वो बहुत तेजी से क्या पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, अगर चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट हमारा ये देखिए, चौथे पॉइंट में बोला गया है कि कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है, आप कॉपर जो जानते हैं, कॉपर होता है Cu, ठीक है। कॉपर का दहन नहीं होगा, ठीक है, इसका दहन तो नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर जो कॉपर है हमारे, इसके ऊपर क्या होता है, एक परत चढ़ जाती है। वो किसके कारण चढ़ती है, वो ऑक्सीजन के कारण चढ़ जाती है, ठीक है। आपने देखी होगी जो आपके कॉपर के जो मतलब पदार्थ होते हैं, पात्र जो होते हैं, उनके ऊपर हरी हरी सी आपकी एक परत बन जाती है, वो ये किसके कारण बनती है, वो एक ऑक्सीजन के कारण बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर समझाया गया है, यानी कि जो कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन आप किसके O2 के साथ, यानी कि वायु के साथ कराते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो आपका क्या बनाता है, CuO बनाता है। आपके लिए एग्जांपल में बता दिएगा, यहाँ पर इस पर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम धातु की अपक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पर देखिए कॉपर का एक धातु है, और यहाँ पर मैंने किसके साथ कराई है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराई है, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बना गया, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। देखो आगे पांचवें पॉइंट में आपसे बोला गया है, देखिए पांचवें पॉइंट में बोल रहा है आपसे कि सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। मतलब यहाँ पर सिल्वर का मतलब हो गया हमारा Ag, जिसे हम चांदी के नाम से जानते हैं, और गोल्ड का मतलब हो गया हमारा Au, ठीक है। गोल्ड का मतलब हो गया हमारा Au, ठीक है। देखिए पढ़िए, सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये बोला गया है कि भैया ये यानी चांदी यानी कि सिल्वर जो है, सिल्वर और जो सोना यानी गोल्ड, ये दोनों ऐसी धातु हैं, आप इसको कितना भी ताप दीजिए अधिक से अधिक, मगर इनके ऊपर कोई भी ऑक्सीजन की परत नहीं चढ़ती, ठीक है। इसमें मुख्य बात यही है, आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि जो सिल्वर है और आपका गोल्ड जो है, आप इसको कितना भी अधिक ताप दीजिए, इस पर कोई भी परत आपको चढ़ी हुई नहीं दिखाई देगी। और तभी इसीलिए यानी कि इन धातुओं से हम क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। ऐसी धातुओं से हम क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। आपको देखा हुआ ज़्यादातर अधिकतर गले के हार वगैरह, कंगन वगैरह, ऐसी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, जो आभूषण बनाए जाते हैं, इन्हीं धातुओं से बनाए जाते हैं। और इसीलिए इन धातुओं को यूज किया जाता है आभूषण बनाने में, क्योंकि इनको अगर यानी कि ताप के अगर नज़दीक अगर लाया जाए या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको लाया जाए तो इन पर कोई भी किसी भी प्रकार की परत नहीं चढ़ती है, ठीक है।